नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। मैं हूं सिकता देव और G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत तैयार हो चुका है और उसी से जुड़ी सभी खबरें एनडीटीवी इंडिया पर आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो भारत तैयार है G20 शिखर वार्ता के लिए। G20 के सदस्य देशों के कई राष्ट्र प्रमुख पहुंच चुके हैं दिल्ली। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हैं। इनके अलावा शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, अजाली असोमानी अफ्रीकी संघ के, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री इटली की, एल्बर्टो फर्नांडिस राष्ट्रपति अर्जेंटीना के भी अब दिल्ली आ चुके हैं। कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देर रात और बाकी कल तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब से कुछ देर में दिल्ली में लैंड करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने पत्रकारों को बताया कि G20 समिट का नई दिल्ली घोषणा पत्र लगभग तैयार है। G20 के सम्मेलन में ग्लोबल साउथ देशों की सबसे बड़ी भागीदारी होने वाली है। The New Delhi Leaders' Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the global south and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the global south and the developing countries as the New Delhi Leaders' Declaration. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज शाम मुझे अपने आवास पर 3 द्विपक्षीय वार्ताओं का इंतजार है। मैं मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलूंगा। इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और विकासात्मक सहयोग और मजबूत करने का मौका मिलेगा। और ज्यादा चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। एक तरह से कहें तो उमा, अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने आप लोगों को ब्रीफ किया है। जो बड़ी खबर आई, जो शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि न्यू दिल्ली स्टेटमेंट जारी होगा, इसकी तैयारी है, बस मुहर लगनी बाकी है राष्ट्रीय अध्यक्षों की। जी बिल्कुल, जो अमिताभ कांत हैं उन्होंने साफ तौर पे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तैयार है और शेरपाओं ने मिलकर उस पर सहमति बनाई है, लेकिन अंतिम मुहर जो है वो राष्ट्राध्यक्ष लगाते हैं। तो जो देश G20 में शामिल हैं उनके नेताओं के सामने ये पेश किया जाएगा और एक सहमति बनने के बाद, सबों की सहमति बनने के बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि ये भी उसमें एक पेंच है कि क्या सर्वसम्मति उस पर बनती है या नहीं बनती है, जहाँ तक यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल है। और अभी जो रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि G7 के जो देश हैं, खास तौर पे जो जर्मनी है, जो अमेरिका है, इस तरह के जो देश हैं वो भारत पे दबाव बना रहा है कि वो यूक्रेन पर एक अलग तरह का स्टैंड ले। तो ये एक बड़ा आरोप है रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से और जाहिर सी बात है कि जो एक 2 खेमे में बटा हुआ G20 नज़र आ रहा है, ये स्टेटमेंट जो है उसको और फ्यूल करने वाला है, उसमें और जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो डालने वाला है। अमेरिका साफ तौर पे कह चुका है कि वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा और दूसरी तरफ जो रूस है वो भी ये कह रहा है कि ये आर्थिक एक फोरम है, उसको उसी हिसाब से रहने देना चाहिए, इसमें जियोपॉलिटिकल या युद्ध या जंग जैसी बातों को नहीं घुसेड़ना चाहिए। तो ये स्टैंड ऑफ जो है वो बना हुआ है। इसी बीच ये आशंका बनती नज़र आ रही है कि क्या एक साझा बयान जारी होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा है और खुद विदेश सचिव ने ये उम्मीद जताई है कि आम सहमति बन जाएगी, तो एक बड़ी उम्मीद भारत की। लेकिन देखना होगा कि कल और परसों जिस तरह से जो दोनों ही जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी जब बातचीत होती है तो किस दिशा में बात आगे जाती है। 3 सेशन कल रखे गए हैं जिसमें 1 अर्थ है, 1 फैमिली है और 1 फ्यूचर है। तीनों ही सेशंस में जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ भी बात रख सकते हैं और फिर जो शेरपाओं की बैठक में जिस तरह से एक आम सहमति अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, उस पर जो सहमति बनाने की कोशिश हुई है, क्या उस पर अंतिम मुहर लगती है, तो एक बड़ी निगाह उस तरफ है लगी हुई है। सिकता जी, थोड़ा मैं ट्रैक चेंज करूंगी और एक दूसरा सवाल हुआ। आप लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कवर करते आए हैं, वर्ल्ड इवेंट्स को कवर करते आए हैं। इस वक्त और आज के दिन आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से ये पूरा इवेंट दिल्ली का
अलग है दूसरे बड़े इवेंट से, इसकी भव्यता के बारे में बताइए। जी देखिए, दिल्ली का ये इवेंट जो है वो वाकई में बहुत भव्य है। एक तो पहली बार इतने देशों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है और इस लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है कि बाकी के देशों में भी G20 की बैठक होती रही है, शिखर बैठक होती रही है, लेकिन भारत में जो बैठक हुई है एक एक शहर में इसको ले जाया गया है। 60 के आसपास शहरों में 200 से ज़्यादा बैठक जो हुई है उसमें वहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स गए हैं, और जब फॉरेन डेलीगेट्स वहाँ पे गए हैं तो उसके पहले वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो हुआ है। तो टॉक ऑफ द स्मॉल टाउन बनाने की कोशिश हुई है, और ये भारत की जो कोशिश है वो इसलिए है क्योंकि वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, और इसकी गूंज जो है वो दुनिया में सुनाई पड़ रही है। हमने देखा कि जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस तरह से कहा, और व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये निकल कर भी सामने आया कि जब जो बाइडेन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो उनके नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है उसकी वो सराहना करेंगे। तो अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है अमेरिका जैसी जो शक्ति है उसकी तरफ से। और दूसरे देश देखिए, अब इसके बाद ब्राज़ील के पास जाएगी जो अध्यक्षता है, और उसके बाद जो 2026 में अमेरिका इसकी अध्यक्षता करेगा। तो भारत से क्या टेक अवे लेकर वो जाते हैं, भारत ने जिस तरह से इसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है तो क्या दूसरे देश भी इससे सीखते हैं, ये भी एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। तो ये इस रूप में अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं है जैसा कि दूसरे देशों में होता है। G20 बैठक जब होती है तो उसके पहले तैयारी होती है, यहाँ पे एक सतत तैयारी हुई है। और जो भारत मंडपम जहाँ हम इस समय हैं ये अपने आप में दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर में शुमार हो गया है, और इसकी अपनी एक भव्यता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी काफ़ी पुश मिला है। दिल्ली को बड़ा ही फेस लिफ्ट मिला है 82 एशियाड में जिस तरह से मिला था, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में 2010 में जिस तरह से मिला था, उसी तरह से और उससे कहीं ज़्यादा एक लेवल पे जाकर दिल्ली को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले से है वहाँ पे भी जो एक सुंदरता बढ़ाने की कोशिश जो है वो की गई है। तो एक अपने आप में एक समग्र तरीके से कोशिश ये हुई है, और ये बात जो है वो दिल्ली G20 शिखर बैठक को बाकी शिखर बैठकों से अलग बनाती है। सिकता जी बिल्कुल, आप के पास लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया उमाशंकर। दिन लंबा है आपके लिए और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। शुक्रिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ 3 खास मेहमान स्वर्ण सिंह प्रोफेसर हैं JNU के, मंजू सेठ पूर्व राजनयिक, और साथ ही जयंत कृष्णा सीनियर फेलो US इंडिया पॉलिसी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। आप तीनों का स्वागत है। जो बात मैं उमा शंकर से पूछ रही थी, प्रोफेसर सिंह अगर मैं आपसे शुरू करूं, कूटनीति को अगर अलग कर दें, आम भारतीय नागरिक के लिए ये इंडिया मूवमेंट है, ये जो पूरा आयोजन दिल्ली में आज हो रहा है। देखिए, आपके संवाददाता अभी बात कर रहे थे कि कितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कितने छोटे बड़े शहरों में, जो भारत की उभरती हुई छवि और विदेश नीति के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद तैयार हुआ है। ये भी मुझे कहना चाहिए कि उसमें भी फर्क आया है। किसी भी उभरती हुई शक्ति के लिए अपने नागरिकों को समझाना, तैयार करना और साथ लेना कि जिस तरह से राष्ट्र के नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां मिलेंगी और उधर उनका ध्यान जाएगा और भारत के जो रिसोर्सेज हैं उस तरफ इस्तेमाल होंगे, तो क्या राष्ट्र के जो आम जनता है वो समझती है और तैयार है। मुझे लगता है ये जो लगातार 220 कार्यक्रमों की तैयारी हुई है 60 छोटे बड़े शहरों में, उससे वो जनता को जागरूक करना और उसको साथ में जोड़ने की भी एक कोशिश थी, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि G20 उनके लिए एक तरह से पीपल्स फेस्टिवल की तरह है। दूसरा, आपने जैसे पहले भी कहा कि ग्लोबल साउथ को उसमें साथ जोड़कर G20 को और भी इंक्लूसिव बनाया है, और उसमें शायद सबसे बड़ा फर्क होगा कि यदि अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाते हैं तो ढांचा भी आज G20 का बदलकर G21 होने वाला है। तो इस तरह से भारत को भी उससे फायदा हुआ है, एक तरह से अवसर मिला है भारत को अपनी सभ्यता को, अपनी 7000 साल के लोकतंत्र के इतिहास को सामने लाने का और साझा करने का विश्व स्तर पर। और उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, कौन से मुद्दे ज्यादा अहम हैं, उभारने की जरूरत है जिनको, उसमें भी अपना एक योगदान देने की मुझे लगता है कि अवसर मिला है। तो ये भारत के लिए अच्छा अवसर है और इसमें से बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। कहा जा रहा है कि 15 तो बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और इन सब मीटिंग्स में कुछ कुछ संधियों पर हस्ताक्षर होंगे, कुछ
समझ साझा होगी, नई हिस्सेदारी बनेगी। और जाहिर है कि जो बहुराष्ट्रीय G20 का सम्मेलन है उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लगातार भारत अपने आप को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। और पूरे तौर पर आप देखें तो ये भारत की जो छवि है, चाहे वो आम नागरिक के जहन में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, भारत की छवि को उभारने और बदलने में मुझे लगता है ये पूरा जो सिलसिला रहा पिछले 9 महीने का और अब शिखर सम्मेलन है, ये G20 का जो अवसर भारत को मिला है उसका भारत ने सटीक तरीके से इस्तेमाल किया है। जी, जैसा कि आपने भी कहा कि ये एक सोशल इवेंट है, ना कि एक सरकारी इवेंट। अब G20 की बात हर कोई आम नागरिक कर रहा है और दिल्ली के में जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं दिल्ली के, वो तो इस बारे में सभी जानकारी रख रहे हैं। मंजू सेठ, किस तरह की कूटनीतिक तौर पर अब इस इवेंट के बाद भारत को मिलने वाली क्या पुश मिलेगा अगर आज के दिन प्रेसिडेंसी के जरिए भारत अपनी छवि को और उभार रहा है ग्लोबल मंच पर? तो बिल्कुल एक पुश मिलेगा, एक और कहते हैं 4 चांद लगेंगे हमारी इमेज में, क्योंकि ब्रांडिंग ऑल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। तो ये बिल्कुल छवि हमारी और इम्प्रूव होगी और ग्लोबल चीजों में, ग्लोबल एरिया में हमें एक वॉइस मिल गई है और एक वॉइस सुनी जाती है। पहले हम लोग अपने विचार रखते थे लेकिन हमेशा सुना नहीं जाता था, लेकिन अब इसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सुनवाई भी होगी, थोड़ा तवज्जो दिया जाएगा इंडिया की वॉइस को, और दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं सब जगह इंडिया की जो इमेज है ऐसी है कि इंडिया सिर्फ बात नहीं करता है, करके दिखाता है। तो एक ये इमेज एक बन गई है इंडिया की, एक बहुत पॉजिटिव इमेज है और हम सारे वर्ल्ड को साथ में लेके चलना चाहते हैं, ग्लोबल सॉल्यूशंस लाना चाहते हैं फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ये हमारा अप्रोच रहा है और ये आई थिंक सबके साथ रेजोनेट करता है, सब कंट्रीज के साथ रेजोनेट करता है। सब समझ रहे हैं कि इंडिया सिर्फ और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और ये G20 में भी कहा गया, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट ह्यूमन सेंट्रिक। सिर्फ GDP के टर्म्स में हमें सिर्फ नहीं फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी एक एटीट्यूड है जो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट से ही वर्ल्ड दुनिया में एक अच्छा माहौल बनेगा और सब आपस में मोर कंपैशन आएगा, बेटर ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, जो बड़ी लॉपसाइडेड है। और बहुत लोग इसमें से बाहर रह रहे थे, गरीब लोग, और बहुत सारे कंट्रीज बाहर हैं, बाहर रह गए थे, छूट रहे थे सब फायदे से, ग्लोबलाइजेशन के फायदे से। और जो बहुत तेजी से गई है आगे, लेकिन वो सबको साथ लेके नहीं गई है। तो इसीलिए वी हैव टू एक फिर से उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये अगर हम देखेंगे जो चीजें डिस्कस हुई हैं अभी तक सब मीटिंग्स में, और जो बाहर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आया है, कि हम देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन दिया जाए वर्ल्ड को सब एक मूव करने के लिए जो सस्टेनेबल हो और जो सबके हित में हो। 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात है, क्योंकि ये सब ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं। तो उसकी तरफ हम लोग एक फोकस डाल रहे हैं। G20 से इंडिया की इमेज और भी बढ़ेगी और G20 के बाद दौरान भी, उसके बाद भी हम देखेंगे कि हम कुछ कंट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, इंक्लूडिंग रिफॉर्म्स जो हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है उन पर भी मूवमेंट होगा। MDBs में, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में, UN में, सब जगह उम्मीद है कि थोड़ा और तेजी से रफ्तार आएगी। जी, जैसे कि शेरपा अमित कांत ने कहा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट तैयार है, राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुहर लगनी इसमें बाकी है। तो ऐसे में अब से कुछ देर में जैन जी जो बाइडेन लैंड करने वाले हैं दिल्ली में, उसके बाद वो सीधे जाने वाले हैं बायलैटरल टॉक्स के लिए PM मोदी के साथ। इस पर सभी की नज़र है। इससे हम क्या उम्मीद करें इवेंट से पहले जो बायलैटरल टॉक्स अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाला है? जी, सिक्ता, आज रात में जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बायलैटरल टॉक्स होंगी उसमें उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टॉक्स जो होंगी वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जून में US विजिट थी उसी का स्टेटस अपडेट होगा। चाहे वो जेट इंजन बनाने की बात हो यहाँ पर HAL के साथ और GE के साथ सहयोग से, या सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात हो। तो मुझे लगता है कि इवन इन बायलैटरल टॉक्स जो होंगी US के साथ में, उसमें कुछ मल्टीलैटरल G20 के जो मुद्दा है वो भी स्क्वीज इन हो जाएगा।
बिकॉज इन 20 मुल्कों में, 19 मुल्कों में प्लस यूरोपियन यूनियन में पुट टुगेदर, इसमें मुझे लगता है कि ये यूएस और भारत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है इसमें, जो बायलैटरल टॉक्स में भी बात आएगी जरूर G20 समिट पहले, वो है कि हमारे जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि उसमें भी यूएस एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ऑल्दो कहने को तो ये ग्लोबल इशू है, लेकिन यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग भी करता है इंस्टीट्यूशंस की। तो उसकी जिस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि इनके जो हमें लोन्स दिए गए हैं उनको रीस्ट्रक्चर करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक करेंसी में लोन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो डॉलर में मिलते हैं और फॉर नो फॉल्ट ऑफ देम अगर वो उनकी करेंसी गिरती है डॉलर के विजावी, जो अक्सर होता रहता है, तो वो उनकी रिपेमेंट लायबिलिटीज क्यों बढ़ जाएं। टोटल किटी जो है उसमें अवेलेबल फंड्स की पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करने की, उसमें 2 से 3 गुना इजाफा हो, ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको और भी सॉफ्ट किया जाए, लो किया जाए। तो ये जो डिमांड है, मुझे लगता है ये बायलैटरल टॉक्स में भी आएगी। और एक कंसेंसस जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, हम जो एक क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, ये कोई ऐसी बात कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फेस करेगी या आगे आने वाले सालों में होगी। हमने अभी देखा कि कैसे जून, जुलाई, इवन अगस्त शायद हॉटेस्ट मंथ्स थे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। जब भी जो भी डेटा मिलता है, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा तापमान लो थे। तो आई थिंक उसमें हम कोई अगर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अनाउंस करते हैं जिसमें ये बात हो कि ये क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट के लिए जो फंडिंग होनी है, जो फाइनेंसिंग होनी है, वो कहाँ से आएगी। अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या ग्लोबल साउथ है, वो बोलता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी कुछ सालों पहले जो क्लाइमेट फाइनेंस एक अहम मुद्दा इस वार्ता शिखर सम्मेलन में रहने वाला है, ये भी बात सामने है, ये एक अहम मुद्दा है। और बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस रिएक्शन के लिए, स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर सिंह, मंजू सेठ और जयंत कृष्णा। हम लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन आज इतना ही वक्त था। ये चर्चा अगले 2 दिनों तक भी जारी रहने वाली है कि G20 सम्मेलन और शिखर वार्ता में भारत के लिए कितना बड़ा ये पुश है, कूटनीतिक तौर पर, सोशली और इकोनॉमिकली। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और G20 की शिखर वार्ता कल से शुरू होने वाली है नई दिल्ली में। और इस मंच से किस तरह के आर्थिक सहयोग पर फैसले हो सकते हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अमन चुग, जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर चुग, तमाम बहस भी जारी थी जब शेरपाओं के कई लेवल्स की बात हुई कि ये एक इकोनॉमिक सहयोग का प्लेटफॉर्म है, ना कि राजनीति का, ना कि कूटनीति का, इसलिए हमें सभी देशों को उसी से जुड़कर रहना चाहिए। लेकिन ये भी सच है, जो फैसले या फिर जो पुश इंडिया कर रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वित्तीय मामलों से, आर्थिक सहयोग से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेथ सस्टेनेबिलिटी हो, रिफॉर्म हो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, क्रिप्टो करेंसी पर भी इस शिखर वार्ता में बातचीत हो सकती है। नमस्कार है जी, जय हिंद है। मेरे को आपकी थोड़ी आवाज हल्की सुनाई दी, बट अगर आप थोड़ा एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। कल से ये वार्ता शुरू होने वाली, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक टेबल में बैठकर बातें करेंगे, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है G20 का, वो आर्थिक सहयोग का रहा है। ऐसे में भले ही यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर चर्चा हो रही हो, लेकिन ये भी सच है कि कल कई अहम वित्तीय और आर्थिक मामलों पर बातचीत आगे बढ़ेगी, सहयोग की बात होगी, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी सुनाई पड़ सकती है। बिल्कुल जी, मेरे को लगता है कि हम सारों को ये समझना जरूरी है कि 1971 में जब यूएस ने 15 अगस्त 1971 को फिएट करेंसी लॉन्च करी, यानी कि डॉलर को गोल्ड की बैकिंग से हटाया, तो एक अलग मॉनेटरी सिस्टम बन गया। एंड उसके कारण अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसीज छपी, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक वर्चस्व देखा। मगर कोविड लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी में वापस ग्लोबलाइजेशन की जगह स्लोबलाइजेशन हुआ, उसके तहत पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो दोबारा रीवैम्प हो रहा है।
एंड वो रीवैम्प का मतलब ये है कि जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तरह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चैलेंजेस हैं, जिसके कारण वो सेंट्रल बैंक ड्रिवन डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं, जिसको हम ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का नाम दे रहे हैं। हालांकि उसी का एक छोटा वर्जन उन्होंने 2008 में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जिसको लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, उसको बैकडोर से एंट्री दिलवाने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि जो 50 ईयर से जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर छप रहे थे, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा रहा था। और अब उनको समझ आया कि जहां प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का भी पूरा बोलबाला नहीं जम पाया, तो अब मेरे को लगता है G20 में जो मेन एजेंडा के तहत एक साइडलाइन में जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी लिखी गई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसके कारण पूरा ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम रीवैम्प होते हुए दिखना चाहिए हमें। जी, डेट सस्टेनेबिलिटी पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। भारत इसको लगातार पुश भी कर रहा है इस मोर्चे पर। बिल्कुल, अगर हम देखो हिस्टोरिकली भी हिंदुस्तान का जो तजुर्बा है देखेंगे, तो हमने जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से कई तरह के लोन लिए, और हम समझ सकते हैं कि वहां से जो लोन हिंदुस्तान को दिए गए, ऐसे ही कई और जो कंट्रीज हैं जो अदर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको लोन IMF या वर्ल्ड बैंक उन शर्तों पे देता है जहां पे उनकी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो पाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड में किसी भी देश में एक्सपेंशन होने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स की सप्लाई यूएस करता रहा, जिसको बोलते हैं यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि सप्लाइंग डॉलर्स आउटसाइड यूएस, जिसके कारण वर्ल्ड को फ्लरिश होने के लिए डॉलर का सपोर्ट लेना जरूरी रहा। मगर हिंदुस्तान ने ऑफ लेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सारा लोन उतार दिया है, और हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करेंगे। और इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको डेट सिंडिकेशन या न्यू एज जो क्लाइमेट फंडिंग भी जो हो रही है, उसको भी न्यू एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से फेस देने की कोशिश है। शायद मैं इसको एक नपे तुले वर्ड में यूं कहना चाहूंगा, जहां हमने कई सालों से डॉलराइजेशन देखा, वहां से धीरे धीरे करके डी डॉलराइजेशन का जो बोलबाला है वो और तेजी से गूंज रहा है। चलिए, तो कल सारी बातें सामने आएंगी धीरे धीरे। तो बहुत शुक्रिया इसे हमें समझाने के लिए सरल भाषा में। लेकिन अगले 2 दिन अहम रहने वाले हैं कि G20 की शिखर वार्ता से क्या बड़े मसले जो हैं आर्थिक सहयोग के, वो निकल कर आएंगे। शुक्रिया डॉक्टर अमन चुग इस चर्चा के लिए। NDTV इंडिया में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। कल से G20 की शिखर वार्ता 2 दिनों के लिए दिल्ली में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या है ये इंतजाम, आइए अब इस पर नजर डाल लेते हैं। G20 के लिए अवैध सुरक्षा कवच बनाया गया है। भारतीय स्पेस में अमेरिकी राष्ट्रपति के आते ही नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत हो रहा है और 4 हवाई अड्डे आपात स्थिति के लिए तैयार भी रखे गए हैं। सरकार ने मेहमानों के लिए बुलेट प्रूफ लिमोजीन किराए पर ली हुई है। साथ ही G20 की सुरक्षा में 1,30,000 पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह से भी सुरक्षा में चूक ना हो। और G20 की सुरक्षा इंतजामों को लेकर हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने बात की दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा से। G20 की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सख्त और ख़ास इंतज़ाम किए हैं। बताया जाता है 1,30,000 के आसपास सुरक्षाकर्मी जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर तैनात हैं। हम इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं, जहां पर भी जो मीडिया कर्मी हैं वो यहां पर रहेंगे जब ये समिट चल रहा होगा। हमारे साथ इस एरिया की सुरक्षा की जो इंचार्ज हैं सुमन नलवा मैम हैं। मैम, यहाँ पे बहुत ही नो गो एरिया है, तो क्या मतलब किसी को दिक्कत ना है उसके क्या इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, इसके लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है कि हर किसी को जो एक्रेडिशन दिया है वह जोन वाइज दिया है। जैसे आपको येलो कार्ड है मीडिया का, सो उनका मीडिया का एक पर्टिकुलर जोन है जहां पर वह खुले घूम सकते हैं, एक्रेडिशन के साथ आए हैं, अच्छे सिक्योरिटी के थ्रू आए हैं। आप भी एंटर किए, आपने देखा कैसे DFMD से, एक्सरे बैगेज स्कैनर से और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर से सब होके आपका जो सामान आया, तो उसके बाद आपको इस जोन में आप बिल्कुल घूम रहे हैं। तो इसी तरह हर एक जोन की एक अलग एक्रेडिशन बनाई गई है ताकि हमें भी आसानी हो कि कौन किस जोन में घूम सकता है, तो हम भी किसी को टोके नहीं और मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल हो। सो ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे इंतजाम हुए हैं। बाकी दिल्ली, अगर हम न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोगों को लेकर मन में एक संशय भी है कि मतलब कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। आपने बिल्कुल सही कहा और हम 10 दिन से इसी मुहिम में लगे हैं कि हम दिल्ली वासियों को बताएं कि सिर्फ NDMC एरिया उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो भी रिस्ट्रिक्शंस एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए नहीं हैं। हमने कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ बंद की है ताकि हम थोड़ा डीक्लटर करें। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, आप भी आए हैं, तो आप भी शटल सर्विस से आए हैं ताकि ट्रैफिक को हम डीकंजेस्ट करें और जब हमारी VVIP मूवमेंट हो तब हमें इशू ना आए। और हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने सारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो उसको सुचारू रूप से करने के लिए 2 दिन तो रिस्ट्रिक्शंस बनती हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. Ukraine and Russia and the conflict, one thing I will be doing is highlighting that the devastating impact that Russia's illegal invasion is having on millions of people around the world, particularly on food prices. Russia recently has pulled out of a grain deal that was shipping grain from Ukraine to many poor countries around the world, and now you've seen food prices go up. That's causing suffering for millions of people. It's not right, and one of the things I'll be doing is making people aware of that impact of Russia's illegal war. So do you think it will have an impact on, will cast a shadow on the consensus building? Do you think there will be problems, the final outcome of G20? No, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. How do you like the theme of one family? I think it's a great theme, and actually, when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. So can you give us some sense of a connect with India, like your roots here? Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage. Sir, coming to the bilateral part of it, a free trade agreement is underway and under discussion between the two countries. How soon can we expect to complete? Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. Can you tell us something about your equation with Prime Minister Modi?
You have met him a couple of times. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been a great year for India more generally. Sir, another question. A lot of Indian community lives in your country there, and we have seen some ugly scenes of Khalistani protests, separatist protests. How do you secure Indian interests and there, because this is a big, huge issue between the two countries? Yeah, it's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. Sir, how do you look at India's position on Russia and Ukraine? Well, it's not for me to tell India what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter, and respect for territorial integrity. I think those are things that are universal values that we all share. Those are things that I believe, and India, I know, believes in those things too. Sir, you have defined India-UK relations as a defining of our times. And what is the roadmap of 2030? Can you give us some broad sense of the bilateral relation there? Yeah, well, I think the bilateral relationship is in good health, and Prime Minister Modi and I are keen to deepen and broaden our relationship. The FTA is an obvious way for us to do that, which is why it remains our priority. And as I said, hard work to go, but I hope we can conclude a successful FTA. I think we can strengthen our security relationship as well. That's something that I've spoken to the Prime Minister about. And then something I'm particularly excited about is increasing the collaboration between our incredible researchers, our scientific community, our universities. The UK and India are two of the leading science technology superpowers of the world, and I think if we work more closely together, we can create jobs, create new businesses, and help solve some of the world's most pressing problems. My last question to you. You talked about your roots in India. People also there's much talk about your roots. You are connected to Hinduism, and you wear these, rolis in your hands. Tell us something about it. Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. Thank you, Prime Minister, for answering all our questions. Thank you so much. Great pleasure. Thank you. और हम सुन रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को, जिन्होंने कहा कि वो एक प्राउड हिंदू हैं। उन्होंने अब कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन मनाया, उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया, वो जन्माष्टमी भी मनाना चाहते थे। उन्होंने अपना इंडिया कनेक्शन को बहुत स्पेशल बताया। उन्होंने कहा कि वो एक लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग ब्रिज है भारत और ब्रिटेन के बीच में, और भारतीय जो विदेशों में रहते हैं वो उनके लिविंग एग्जाम्पल हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक स्पेशल रिलेशन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी, और वो मोदी को G20 जैसे मंच पर ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और इंडिया राइट टाइम में राइट समय में इस तरह के आयोजन में शामिल हुआ है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बायलैटरल टॉक्स में वो सुरक्षा और विज्ञान के मोर्चे पर साथ काम करना चाहेंगे भारत के, तो इस पर बातचीत वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। NDTV इंडिया पर G20 शिखर वार्ता पर लगातार कवरेज जारी है। हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें जारी रहेंगी।